जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गहराता जा रहा है और अभी हमने देखा कि जी7 में अपडेट्स जो लगातार आ रहे थे, उसमें ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। साथ ही साथ ओआईसी की तरफ से भी रेज़ोल्यूशन पास हुआ है, जिसमें उन्होंने ईरान का समर्थन किया है। दूसरी तरफ अगर जी7 की बात करें, तो जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान-इज़राइल को एक डील कर लेनी चाहिए और डील हो जाएगी, लेकिन उसके विपरीत अभी खुलकर वो इज़राइल का समर्थन करते नज़र आए हैं और पीस की फिलहाल कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, जिस तरह से जी7 का रुख नज़र आ रहा है। अब इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीस कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के ऊपर और ईरान और इज़राइल के ऊपर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो गहरा रहा है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी और साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट और जो एशिया है, इस पर कितना असर पड़ रहा है, इसको हम समझेंगे। साथ हमारे मेहमान हैं कमर आगा साहब। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। जी, नमस्कार। सर जी7 में हमने देखा कि खुलकर इज़राइल के समर्थन में एक तरफ से जी7 नज़र आ रहा है और ओआईसी ईरान के समर्थन में है। किस तरह से आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल पाएगा ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट का? क्योंकि बड़े सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जल्द से जल्द इसको रुकने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कह ही दिया कि वो पीस डील के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो। अब इसके कई मतलब हैं। जी। आह, इसके मतलब ये है कि हमेशा के लिए इतना कमज़ोर कर दो ईरान को कि वो इस पोज़ीशन ही में ना रहे कि युद्ध हो सके। और दूसरी तरफ ये भी है कि जी7 ने खुल के इज़राइल का बेसिकली देखा जाए तो समर्थन किया है। जी7 दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं। इनके पास जितनी क्षमता है इकोनॉमिक और फिर उसके अलावा मिलिट्री, और इज़राइल उनका बहुत ट्रस्टेड एलाई है इस पूरे क्षेत्र में। और इज़राइल जो है वो अमेरिका और यूरोपियन देश जो हैं, पश्चिमी देश, उनके जो हित हैं उस क्षेत्र में उनकी हिफाजत करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इज़राइल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये भी अंबर, कि ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तेल की सप्लाई लगातार बनी रहनी चाहिए, नहीं तो अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो रिसेशन आ जाता है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। दूसरी बात ये भी है कि तेल का कारोबार भी इन्हीं लोगों के पास है, बड़े देशों के पास। बड़ी जितनी ऑयल कंपनीज़ हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग तेल की जो होती है वो इन्हीं को होती है, और तेल का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं। ये केवल बिजली या गाड़ी चलाने के काम में नहीं आता तेल, इससे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, प्लास्टिक है, कपड़ों में जो हम यॉन लगता है, टेरीन, वो ये सब इसी से बनता है। प्लास्टिक के कितने सामान, कितनी चीज़ें अब तो बनने लगी हैं, ये सब इसी का बाई प्रोडक्ट है। सड़क पे जो कोल तार है वो भी इसी का हिस्सा होता है, इसी से बनता है। तो इसके फार्मास्यूटिकल दवाएँ जो बनती हैं उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है, इसी से बना है। तो इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो बनती है, जिससे बहुत पैसा ये लोग अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ कमाते हैं। इतना पैसा अरब नहीं कमाते क्योंकि वो क्रूड ऑयल ज़्यादा बेचते हैं। उनका बड़ा पार्ट क्रूड में निकल जाता है, लेकिन वो भी उनकी इनकम बहुत होती है। तेल जो है फिर और इम्पोर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि तेल का ट्रेड जो है वो सब डॉलर में होता है, पेट्रो डॉलर जिसे कहते हैं, जिससे की वजह से जो अमेरिका की का डॉलर है उसकी ग्लोबल करेंसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और जितना भी तेल खरीदा जाता है, जो भी मुल्क खरीदता है वो सब डॉलर में पे करता है, खास तौर से अरब देशों का। और डॉलर से ही जिससे डॉलर बहुत स्ट्रेंथन होता है, तो पैसा सीधा अमेरिका जाता है। और तो इसलिए इज़राइल जो है वो इनके हित को, तेल ख़ास तौर से, और ये जो है हित उनको प्रोटेक्ट करता है। और अमेरिका उसका काफ़ी बेनिफिशियरी है। अमेरिका का भी प्रोटेक्शन है बहुत ज़माने के साथ, अरबों के साथ भी और इज़राइल के साथ। तो वो ये सभी देश चाहते हैं कि इज़राइल की सुपीरियॉरिटी, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी बनी रहे, जिसको कि ईरान ने चैलेंज कर रखा है। हम देख रहे हैं लगातार
ईरान पे अटैक हो रहा है और इजराइल भी लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, जवाब में ईरान उसके रोज़ाना करता है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। G7 या अमेरिका की इस समय जो नीति है कि भाई ये किसी भी सूरत से इजराइल का जो कुछ हो रहा है नुकसान, ये बंद होना चाहिए, युद्ध हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। यानी ईरान को वो इतना कमज़ोर कर दो कि वो इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए अपने मसलों में। ये इजराइल का भी ये प्लान है, उसके ऊपर वो लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनका भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है। ये चिंता की विषय बनी भी है उसके और उसके समर्थक देशों के। जी, बिल्कुल सर, चाइना ने भी अमेरिका को कहा है कि अमेरिका जो है ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में तेल छिड़कने का काम कर रहा है, अमेरिका इसको बढ़ावा दे रहा है। आप सर चाइना और रशिया की अगर हम बात करते हैं ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि क्या ये जो पूरा इसका मकसद है वो सिर्फ़ ईरान है या फिर इसके पीछे रशिया को भी हम समझ सकते हैं कि बड़ा निशाना रशिया को भी नुकसान पहुँचाना है और साथ में साथ दूसरे नंबर पे इंडिया भी आ जाता है? देखिए, इनका जो प्लानिंग है, रशिया का और चाइना का जो मेन सेंटर है, सपोर्ट बेस है, वो ईरान है। अमेरिका का कहना ये है कि भाई ये पूरा ज़ोन जो है, जो पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं या खाड़ी के देश अरब जिसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये उनका जो है इकोनॉमिक ज़ोन है और इसको अमेरिका ही प्रोटेक्शन प्रदान करता है, हिफाजत इसकी करता है सभी देशों के पास, चाहे सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब जितने भी हैं। इनके इनके पास सेना नहीं है, ये बहुत कमज़ोर देश हैं, इनको प्रोटेक्शन वो देते हैं। छोटे-छोटे हैं, सऊदी अरबिया हालाँकि बहुत बड़ा देश है, लेकिन आर्मी नहीं बनाई, उनको डर था कि कहीं कू करके आदमी स्वयं सत्ता में ना आ जाए, जैसे इजिप्ट, इराक, सीरिया, लीबिया, बहुत से देशों में हुआ। उनको डर था कि उनके यहाँ भी हो सकता है, तो उन्हीं ने आर्मी नहीं बनाई, बल्कि अपनी सिक्योरिटी सबलेट कर दी अमेरिका को और इन सभी देशों ने। तो ये उसके बदले में ये लोग सस्ता तेल देते थे। तो ये एक अरेंजमेंट है और तो इसलिए उनको लगता है कि इसमें जो रशिया और चाइना है, ये फॉरेन एंट्री है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कि ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दूसरे ईरान के लिए भी उनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, ये सभी देश चाहते हैं रिजीम चेंज होना चाहिए वहाँ के ऊपर। इसको लेके थोड़ा-सा डिफरेंस है, इसलिए कि नेतन्याहू का कहना ये है कि अमेरिका ने उनको मना किया है कि वो जो वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला अली ख़amenei, उनको हत्या न करें, उनकी हत्या ना हो। उसकी एक कारण ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि यही रिजीम रहे मगर इतनी कमज़ोर हो जाए और सरेंडर कर दे उनसे उनको, और इसी के अगर ये रिजीम हटी तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, जो ईरानी काफ़ी समय से जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी जब आएगी तो वो भी अमेरिकन हित में काम नहीं करेगी और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगी, और फिर दूसरी बात ये कि इनके लिए लड़ना उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जी। ये नहीं चाहते कि चेंज हो, मगर ये है कि इतना कमज़ोर हो जाना चाहिए इसको कि ये सरेंडर कर दे। अब सवाल उसका है, क्या ये ऐसा हो पाएगा? प्लान तो बहुत बड़ा है, इजराइल का प्लान ये है कि भाई इनको पूरा जो है इनका इकोनॉमिक, मिलिट्री और जितने ये सब न्यूक्लियर असेट्स हैं, इन सबको ध्वस्त कर दो। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इनका जो पावर हाउसेस हैं, यानी बिजली जहाँ से बनती है, उन पूरे पावर हाउसेस को हम ध्वस्त कर देंगे। फ्यूल डिपो जितने भी हैं या जहाँ पे रिफाइनरीज हैं, उनको भी वो कर देंगे। वाटर फैसिलिटी को उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिफाइनरी जो अबादान और एक और है बड़ी रिफाइनरी, इनको भी वो टारगेट करने की बात करते हैं। जिससे ये होगा कि इकनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये है कि लोग स्वयं खड़े हो जाएंगे रिजीम के खिलाफ और बात करने लगेंगे। ये इनका प्लान है कि वहाँ पे फिर एक रिजीम चेंज नीचे से हो जाएगा। अब हुँ। ये सब बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, अमेरिका भी इस तरह की बातें करता था अफ़गानिस्तान में भी और इराक़ में भी और लीबिया में भी, लेकिन अभी तक तो अपने हित को पूरा नहीं कर पाया।
और ईरानियन ऐसे हमने देखा है कि ईरान इराक वार में बर्बाद हो गए थे, मगर उसके बाद दोबारा 8 से 10 12 15 साल के अंदर दोबारा से शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज होगा, जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो लड़ाई जी, लड़ रहे हैं। बहरहाल ईरान के पास एक बड़ा कार्ड है, ट्रम्प कार्ड आप समझ लीजिए, कि वो ये कहते हैं बार बार कि हमको ज़्यादा इन्हीं ने परेशान किया, तो हम गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, जहाँ से ये सारा तेल पास होता है, नैरो पैसेज है, उसको चोक कर देंगे, उसको बंद कर देंगे तेल से। और आज की रिपोर्ट ये है कि वहाँ के ऊपर जो मैंने पढ़ी आज, कि वो 3 बड़े शिप्स में आग लगी हुई है, ये है वहाँ के ऊपर। अगर ये डूब जाते हैं, ये बहुत नैरो पाथ है, पूरा जो है वो 33 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जहाँ से तेल बीच में से निकल जाता है वो बहुत ही कुछ ही किलोमीटर है बीच का रास्ता, जो है जो बहुत डीप है, जहाँ से बड़े बड़े ऑयल टैंकर जा सकते हैं, बाकी इतना डीप नहीं है। तो वो उसको चेक करना आसान होता है, इस तरह के वो आप 3-4 बड़े शिप्स वहाँ पे डुबो दीजिए, तो वो ऐसे ही चोक हो जाएंगे, फिर उनको हटाना निकालना, हटाने मत दो, कोशिश हो। तो इस तरह की उनकी है। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 20% तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को यहीं से होती है, और ये भी है कि ये सभी देश का जो तेल है, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब यहीं से इनका तेल होके साउथ एशिया यानी इंडिया, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और पैसिफिक होता हुआ यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, और दूसरी तरफ यूरोप जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखना है कि ये 17 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से गुजरता है तेल। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से इनको उससे निपटना होगा। ये आसान काम नहीं है। अगर ईरान ने कर दिया छोक, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या सभी के लिए खड़ी हो जाएगी। तेल अगर बंद हो जाता है 10 दिन भी, या 15 दिन, या 12 दिन, या 1 हफ्ता, तो आप समझ लीजिए तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, सैकड़ों डॉलर में पहुंच जाएगी। हालांकि और तेल है 80% बाहर, लेकिन यह है कि वो तेल 20% ना आने से सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर ये भी है कि ये भी कह एक प्लान ये भी है उनका, ईरानियंस का, कि अगर वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर पाते, फिर वो ये कहते हैं कि हम जो तेल के बड़े बड़े ठिकाने हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरी वहाँ पे, इन्हीं को उड़ा दिया जाए, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए कि हूती रेबल एक बार दिखा चुके हैं ये, सऊदी अरेबिया में भी उन्हीं ने बहुत बड़ा ऑयल फैसिलिटी थी जिसके ऊपर टारगेट किया था, फिर उसके अलावा उन्हीं ने वहाँ पे भी यूएई में भी किया था। तो ये इस तरीके से ईरान का कहना ये है कि, फिर दूसरी बात ये है कि ईरान कहता है कि हम तो तैयार हैं लंबी लड़ाई के लिए, और लंबी लड़ाई मुश्किल हो जाती है इन लोगों के लिए, इन देशों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक कास्ट बहुत आती है। फिर दूसरी बात ये कि जो अमेरिका का प्लान है मागा, और उसका क्या कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट, और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो ये सब फिर खतरे में आ जाता है। बल्कि सब यूरोप अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएंगे युद्ध में, जैसे इराक में हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए मुश्किल बनी हुई हैं। अब ये है कि ईरान लड़ने वाली कौम है, हमने देखा था पहले जिस तरीके से वो इराक से लड़े थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन दोबारा वो 10 साल में खड़े हो गए। जी, लेकिन सर हम ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में एक बात जो, और एक सवाल जो निकल कर आता है वो ये कि ईरान को लेकर जो अमेरिका और इज़राइल दोनों का दावा है, और जिस बिना पर वो ईरान के ऊपर हमला करते आए हैं, वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर हथियार बनाने जा रहा है, जबकि वो पूरी ताकतें ईरान के, इज़राइल के भी पास है और अमेरिका के पास है। तो जो कुछ उनके पास है उसके लिए वो ईरान के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, और जो मकसद है उनका, क्या ईरान में रिजीम चेंज कराना ही है, तो फिर न्यूक्लियर हथियार क्या बहाना है? फिर ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को भी नहीं एलिमिनेट करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन डेमोक्रेसी भी नहीं आए। तो ये सारा कुछ क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज़िंग बन जाती है पूरी स्थिति सब। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही।
इसी तरह की बातें उन्हीं ने इराक में भी की थी कि अगर सद्दाम हुसैन हट जाएंगे तो सारा अमन शांति हो जाएगा। सद्दाम हुसैन भी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल, पहले न्यूक्लियर वीपन की बात की गई, फिर कहा गया कि नहीं बायोलॉजिकल वीपन बना रहे हैं, वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इनको हटा दो। तो लेकिन एंड क्या हुआ? वहां पे सिविल वॉर हो गई। ईरान में सिविल वॉर तो नहीं होगी, लेकिन ये कि ये बिल्कुल इसराइल का जो प्लान है वही है जो गाजा के अंदर है, बिल्कुल गाजा बना दो, लोगों को भूख मार दो, इसलिए कि सब चीज़ ध्वस्त हो जाएगी। बिजली नहीं होगी तो कोई काम ही नहीं होगा, बिजली नहीं होगा तो यूरेनियम भी नहीं, सेंट्रीफ्यूजेस भी नहीं चल पाएंगे, और इनरिचमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले बिजली ग्रिड ये सब ख़त्म करो, ऊर्जा पेट्रोल गैस ये सब के ठिकाने ख़त्म करो, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बात। आप उनके पास ताकत है, कर सकते हैं, लेकिन जितना ये करते हैं कुछ घंटे के बाद ईरान भी उनके यहाँ, अगर ये उनकी रिफाइनरी पे अटैक करते हैं तो वो ईरान उनकी रिफाइनरी पे अटैक कर देता है, या ये इनकी बिजली पावर हाउस पे करते हैं तो ईरान उनके यहाँ कर देता है। तो ये टिट फॉर टैट जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो बातचीत से हल हो सकता है, और एक ही तरीके नहीं तो सारी दुनिया में क्राइसिस खड़ी हो सकती है, उसकी संभावना काफ़ी बड़ी है। ऐसा लगता है कि ईरान तेल की सप्लाई को अगर डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या सबके लिए खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये बड़े देश जो हैं इनको काफ़ी गुरूर है, और इनको ये सोचते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतने वीपन हैं, इतने सब कुछ है, तो हम युद्ध के माध्यम से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, ना वियतनाम में हुआ, ना अफगानिस्तान में इनका हमें कुछ नजर आता है, ना ही इराक में। अब ईरान के पीछे पड़े, मगर ये इतना ये लोग जरूर कर देते हैं कि जो इन देशों के खिलाफ हैं, या जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, या अमेरिकन इजरायली इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, उनको अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल ध्वस्त कर दो। जैसे इराक बर्बाद हो गया, 10 साल से इराक कोशिश कर रहा है कि अपने को इमर्ज करने के लिए, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, सिविल वॉर और बहुत सी सब चीज़ें, एक ऐसा एलिमेंट भी आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं जो अनसोशल हैं, या कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इराक में जिस तरह से हो रहा है, या लीबिया में जिस तरीके से हो रहा है, लड़ाई आपस में दो धड़ों में बढ़ गया, वहाँ अमन शांति थी, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी लीबिया के अंदर, सब खत्म हो गया। तो ये उनको ये कहना है कि भाई ठीक है, हमारे हित नहीं पूरे होंगे, तो अभी भी हित नहीं पूरे हो रहे हैं ईरान से, इसको लेवल ही कर दो, देखा जाएगा बाद में। एंड उसके लिए इसराइल तैयार है, और इसराइल क्योंकि अमेरिकन हित में काम कर रहा है, ईरान से 2000 मील से आता है लड़ने के लिए, तो इसराइल को उसके बदले में ग्रेटर इसराइल बनाने की परमिशन कर दो, कुछ देने की ज़रूरत नहीं उनको, वो इसी में खुश हो जाएंगे कि उनको गाज़ा के ऊपर कब्जा कर लें पूरा, वेस्ट बैंक से फ़िलिस्तीनियों को दोनों जगह से निकाल दें, ये उनको इसके बदले में मिल जाएगा। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जो ये इस पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज़ करती चली जा रही हैं, जिसका कि बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए सर, पीस डील को लेकर जो उम्मीदें की जा रही थी, और जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था कि जल्दी कोई डील हो सकती है, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सर क्या उम्मीदें हैं इस पर, शांति अगर हम या फिर युद्ध विराम होते हुए देख पाएंगे? अभी तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब तो युद्ध जीतने की, जिसे कहना चाहिए, बात हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, इन्हीं ने इम्प्रेशन ये दिया था कि 6th राउंड की टॉक होगी ओमान में, और लेकिन जब टॉक करीब आने लगी तो उसी दिन इन्हीं ने अटैक कर दिया, इसराइल ने ईरान के ऊपर। ईरान ने जाने से इनकार कर दिया कि अब बात करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अटैक चल रहा है। और फौरन फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ईरान इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत में। तो इस तरह की बातें जो हो रही हैं, और फिर उसके बाद ये है कि अब वो कहते हैं कि शांति वार्ता की ज़रूरत नहीं है। पर बीच में हालांकि उन्हीं ने रशिया वगैरह को इंगेज करने की कोशिश की थी, रशियन के कुछ ऑफिशियल्स ने विजिट भी किया था ईरान के अंदर,
बात बढ़ी थी, ईरान राज़ी हो गया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर उसकी कंडीशन ये थी कि पहले इज़राइल युद्ध रोके। युद्ध तो मुझे नहीं लगता कि इज़राइल रोकेगा, इसलिए कि अभी उसके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। उसकी कोशिश ये है कि अकेला वो ये युद्ध भी नहीं लड़ सकता, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो उसकी पूरी कोशिश ये है, उसके और उसका बहुत बड़ा समर्थक ग्रुप है अमेरिका के अंदर, जिनकी कोशिश ये है कि सूरत से प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करो कि वो युद्ध की बात करें और युद्ध में इज़राइल की को ज्वाइन करें और ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ें। क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन माहौल जिस तरह का बन रहा है, इसलिए कि अमेरिका के अंदर जो वॉर लॉबी है, जो चाहती है ईरान से युद्ध हो, वो बहुत स्ट्रांग है। नियोकॉन्स हैं, फिर उसके बाद ज्यूइश लॉबी है, फिर उसके बाद ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं, कुछ फार राइट ग्रुप्स हैं, जो सब चाहते हैं कि वॉर हो। ये बहुत पावरफुल लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन में भी उनके कैंपेन में भी फंडिंग की थी और इनसे बहुत सारे प्रेशर वायदा भी लिए हैं, बहुत से बड़े-बड़े अमाउंट दे के। कहा जाता है, कहाँ कितना सही है ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि ये इनका इंटरेस्ट पीस में नहीं है कहीं। पश्चिमी देश हर मसले को सैन्य के माध्यम से हल करना चाहते हैं। यूक्रेन में हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, लगातार उसको वीपेन और ये सब दे के बढ़ाते हैं। कोई रियलिस्टिक पीस प्लान लेके नहीं आए, जिस पे फोर्स किया जाता है रशिया को कि वो सीज फायर करे। वो इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। जी, बिल्कुल अब पीस की बात करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप अब अपने वादे से दूर होते नज़र आ रहे हैं और यूक्रेन रशिया तो है ही और साथ में जो ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और ऐसे में शांति या युद्ध विराम की कितनी उम्मीदें की जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और लगातार पिछले कई दिनों से 5 दिन गुज़र चुके हैं और लगातार ये लड़ाई जारी है इज़राइल और ईरान के बीच में। कहाँ जाकर ये जंग रुकती है? क्या शांति हो पाएगी? कितनी जल्दी ये अभी सवाल है। कमल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।